हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद क्लास आ रही है यूट्यूब पे। इसके लिए बीच में थोड़ा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं था, इस कारण नहीं ला पाया क्लास। और हम प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर कर रहे थे रामायण बुक से, तो कुछ दिक्कतें आई चैनल पे, इसीलिए मैंने अब क्लास का जो पैटर्न है वो बदल दिया है। मैं हैंड रिटेन जो नोट्स होंगे उसके रूप में आपको क्लास लेकर आऊँगा, और इस क्लास में पहले थ्योरी और उसके बाद हम उससे संबंधित उसके आंसर करेंगे। तो ये क्लास आपको लगे कैसी, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी हमें क्लास लग रही है। अगर आपको इसमें कुछ अपडेट चाहिए कि ये और जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए, तो अगर सार्थक आपका प्रयास होगा, सार्थक आपके विचार होंगे, मुझे लगेगा कि हाँ, ये इम्प्लीमेंट करने लायक है, तो उसको ज़रूर जोड़ेंगे। बाकी शुरू करते हैं हम। चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो ठीक है, चलिए पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रत्यावर्ती राशियाँ कौन सी होती हैं। तो प्रत्यावर्ती राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, वे राशियाँ जिनके मान अथवा दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलते रहते हैं, प्रत्यावर्ती राशियाँ कहलाती है। उदाहरणतः देखो, ये यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि ये यहाँ पर 0 डिग्री एंगल है, और उसके बाद फिर ये इस प्रकार से यहाँ तक इसका एक चक्कर है। तो 0 डिग्री पर मान कुछ और है, 90 डिग्री पर मान कुछ और है, फिर 180 डिग्री पर मान कुछ और है, 270 डिग्री पर मान कुछ और है, और 360 डिग्री पर मान कुछ और है। मतलब ये अपने पूरे चक्कर में बार बार अपना मान और दिशा बदलती रहेगी। वही राशि कौन सी राशि कहलाती है? प्रत्यावर्ती राशियाँ। और डीसी राशि कौन सी कहलाती हैं? जो अपना मान अथवा दिशा नहीं बदलती हैं। तो यहीं पे अगर मैं डीसी राशि का सिंबल बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब ठीक है। और ये कौन सा हो गया? हमारा एसी का, और ये सिंबल हो गया डीसी का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, अभी हमने समझा था प्रत्यावर्ती राशियाँ, अब प्रत्यावर्ती धारा। तो वह धारा जिसका मान अथवा दिशा एक निश्चित समय के बाद बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगर राशि की बात करें, यहाँ पे प्रत्यावर्ती राशि लिख देंगे तो ये प्रत्यावर्ती राशि कहलाएंगी, और अगर यहाँ पे धारा लिख दिया हमने तो ये प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। कहने का मतलब वह धारा जिसका मान और दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगर आगे देखो, प्रत्यावर्ती धारा को किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के रूप में स्टोर संग्रहित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हमें एसी को स्टोर करना है तो उसे एसी के रूप में ही स्टोर नहीं कर सकते, पहले एसी से हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तब हम उसको स्टोर कर सकते हैं। एसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कह लीजिए कि हम एसी को एसी के रूप में ही स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब अभी आप कहेंगे कि घरों में जो स्टोर करते हैं हम इन्वर्टर में, वो तो कर लेते हैं, पर वहाँ भाई एसी को हम डीसी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको स्टोर करते हैं डीसी के रूप में। ठीक है, और फिर डीसी से एसी फिर कन्वर्ट होता है, तब हमारे घर में उसको प्रयोग करते हैं। एसी को हमेशा डीसी में बदल कर स्टोर किया जाता है। यहाँ आगे हमने लाइन लिख भी दी है, एसी को हमेशा हम डीसी में बदल कर ही स्टोर मतलब संग्रहित कर सकते हैं। यह अधिकांशतः प्रयोग में ली जाती है। आगे अगली लाइन देखेंगे, प्रत्यावर्ती राशियों से संबंधित अन्य परिभाषाएं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो प्रत्यावर्ती राशियों से संबंधित हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहली परिभाषा है मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम हिंदी में अधिकतम मान कहते हैं। क्या होता है अधिकतम मान? देख लीजिएगा। अधिकतम मान होता है प्रत्यावर्ती राशि वोल्टता अथवा धारा, मतलब प्रत्यावर्ती राशि हो, चाहे वह वोल्टेज हो या धारा हो, के अधिकतम मान को, जैसा कि यहाँ पर मान, यहाँ पर जो लिखा है, देखिए देखिए इसकी परिभाषा में ही, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा लिखी हुई है। यहाँ पर है अधिकतम मान, तो प्रत्यावर्ती राशि अथवा धारा, प्रत्यावर्ती राशि मतलब वोल्टता अथवा धारा के अधिकतम मान को या सर्वाधिक मान को क्या कहते हैं? हम अधिकतम मान कहते हैं। ठीक है, वोल्टता तथा धारा के अधिकतम मानों को क्रमशः bm व im से दर्शाते हैं। कई बार यही पूछ लिया जाएगा कि वोल्टता और धारा के अधिकतम मानों को किससे दर्शाते हैं। तो वोल्टता का अगर मान होगा तो b सफिक्स में m, ऐसे ही अगर धारा का मान होगा तो i सफिक्स में m, वोल्टता का मान होगा तो b सफिक्स में m, और अगर धारा का मान होगा तो i के सफिक्स में m। तो b मैक्स ऐसे करके लिखते हैं, v फिर यहाँ पे मैक्स सफिक्स में √2 BRMS। एक तो इसका सूत्र ये होता है, ठीक है, और दूसरा बी मैक्स बराबर होता है π/2 बी एवरेज। एवरेज का मतलब औसत मान, ये औसत मान की भी परिभाषा आगे आएगी। तो अभी के लिए आप जो अधिकतम मान है उसकी परिभाषा याद करिए, और परिभाषा याद ना करके सूत्र याद कर लीजिए डायरेक्ट कि बी मैक्सिमम बराबर होता है √2 BRMS। ठीक है,
बी मैक्स, ये मैक्स की जगह पे मैंने हिंदी में अधिकतम लिख दिया है, ऐसे ही यहाँ आरएमएस की जगह पे आरएमएस और एवरेज की जगह पे औसत मान। ठीक उसी प्रकार आई आरएमएस बराबर होता है √2 आई आरएमएस, यहाँ आरएमएस नहीं लिखना था, यहाँ मैक्स लिखना था। आई मैक्स बराबर होता है √2 आई आरएमएस बराबर π/2 आई एवरेज। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ थोड़ा गलत हो गया है, तो आई यहाँ पे लिखेंगे आप मैक्स। ठीक, अगला देखेंगे, फिर है औसत मान, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का अगर डायरेक्ट मान पूछ लिया जाए तो इसका मान होता है 0.636। एवरेज वैल्यू का जो डायरेक्ट मान होता है वो कितना होता है 0.636। प्रत्यवर्ती राशि के सामान्य माध्य मान को औसत मान कहते हैं। मतलब जो सामान्य एवरेज वैल्यू होती है, मैथ में आपने कई बार निकाला होगा समांतर माध्य, उसी को ही औसत मान कहते हैं। इसे एवरेज या आई एवरेज से प्रदर्शित करते हैं, बी एवरेज और आई एवरेज से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो देखो एवरेज का सूत्र होता है बी एवरेज बराबर 2 bm/पाई। अब बी एम यहाँ पे क्या है, अधिकतम मान, तो ऐसे करके याद कर लेंगे तो कि बी एवरेज बराबर होता है 2 गुणा अधिकतम मान बटे पाई। ठीक है, ऐसे ही धारा का अधिकतम मान होगा आई एवरेज बराबर धारा का औसत मान कितना होगा, आई एवरेज बराबर 2 गुणा आई मैक्सिमम वैल्यू बटे पाई। ठीक, अब देखो बी एवरेज का मान कितना होता है 0.636 बी मैक्स, ऐसे ही आई एवरेज का मान होता है 0.636 आई मैक्स। ठीक, ये वाली वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, वर्ग माध्य मूल मान, सबसे ज़्यादा जरूरी मान यही होता है, वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम फुल फॉर्म में रूट मीन स्क्वायर, और इसको हम शॉर्ट में कई बार आरएमएस मान भी बोल देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.707। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चला कि एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू का मान कम होता है किसके मान से, एवरेज वैल्यू का मान कम होता है आरएमएस वैल्यू के मान से, क्योंकि एवरेज वैल्यू का मान अभी कितना बताया 0.636, आरएमएस मान कितना होता है 0.707। देख लीजिए, प्रत्यावर्ती राशि के वर्ग के औसत माध्य के वर्गमूल मान को वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस इसका सूत्र आप याद कर लीजिएगा कि बी आर एम एस बराबर होता है बी मैक्स बाई √2। बी आर एम एस बराबर होता है बी मैक्स बाई √2, वैल्यू होती है इसकी 0.707, 0.707। ऐसे ही आई आर एम एस का मान भी होता है आई मैक्स बाई √2, इसका मान होता है 0.707 आई मैक्स। आई मैक्स का मतलब यहाँ पर ये मैक्स मतलब अधिकतम, ऐसे ही मैक्स मतलब वोल्टेज का अधिकतम मान। अब देखिए रूप गुणांक, फॉर्म फैक्टर बहुत पूछा जाता है। इसका मान होता है डायरेक्ट, अगर मैथमेटिकल वैल्यू पूछी जाए तो 1.11 होता है, और रूप गुणांक को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रत्यवर्ती राशि के वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान के अनुपात को रूप गुणांक कहते हैं। तो ये मतलब जो है क्या होता है, ये अनुपात होता है किस किस का, वर्ग माध्य मूल मान मतलब आरएमएस मान और औसत मान का। ठीक है, रूप गुणांक को हम अंग्रेजी में फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो इसका एक सूत्र भी हमने बनाया है, मतलब एक ट्रिक भी है कि फरा करके आप याद कर लेंगे। यहाँ पर अगर एफ लिख देते हैं बराबर में आर बटे ए, ये यहाँ पर मैंने दर्शाया भी है, ये यहाँ पर। तो एफ मतलब फॉर्म फैक्टर और आर मतलब याद करने का है, आर से मतलब आरएमएस वैल्यू और ए बटे एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती राशि की ज्यावक्रीय तरंग के लिए, मतलब अगर साइनोसोडियल वेव है तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, के एफ। के एफ क्या है, ये वही है फॉर्म फैक्टर बी आर एम एस बटे बी एवरेज। ठीक है, चूंकि बी आर एम एस का मान कितना होता है bm/√2, और बी एवरेज का मान कितना होता है 2 bm बटे पाई। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम हल करेंगे, तो देखो मैथमेटिक रूप में अगर आपने कभी हल किया होगा तो देखो bm/√2 गुणा, जब ये ऊपर जाता है तो उल्टे मतलब उल्टा हो जाता है, पाई ऊपर पहुंच जाएगा और 2 bm नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, देखो bm से bm यहाँ पर कैंसिल हो गया, ऊपर आया पाई, नीचे बचा √2 मतलब 2√2 बचा, ये यहाँ पर कुछ बचा। ठीक है, पाई का मान हमने रख दिया 3.14, और ऐसे ही √2 का मान रखा यहाँ पर, और 2 का 2 ऐसे ही रखा रहने दिया। ठीक है, फिर जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये वैल्यू आएगी, और ऊपर 3.14 है ही। जब हम 2.828 से 3.14 को भाग देंगे तब आएगा 1.11। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि फॉर्म फैक्टर जो होता है रूप गुणांक, उसका मान 1.11 आता कैसे है। ठीक है, तो इसको हम के एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.11। अब अगला है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है, देखो इसे शीर्ष गुणांक या शिखर गुणांक भी कहते हैं।
ये प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान और वर्ग माध्यमूल मान के अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है ये? अधिकतम मान और वर्ग माध्यमूल मान का अनुपात होता है। इसका मान होता है 1.414। चूंकि 1.414 रूट टू का मान होता है, इसीलिए हम इसका मान डायरेक्ट रूट टू भी लिख सकते हैं। इसके लिए सूत्र याद कर लीजिए। ये सभी सूत्र एक जगह लिख लीजिए, बार बार फेरिए, भूलोगे नहीं आप। और इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर हमारे बनते हैं, वो हमारे पक्के हो जाएंगे अगर आप इन सूत्रों को याद कर लोगे। तो शिखर गुणांक का जो सूत्र होता है वह क्या सूत्र होता है? अधिकतम मान बटे रूप गुणांक। ठीक है। सिनेमा देखने जाते होंगे तो वहाँ पे कई बार ये देखा होगा आपने कि पीवीआर होता है। ठीक है, ऐसे ही पीवीआर याद ना करके यहाँ पर क्या याद करेंगे? पीएमआर। पीएमआर। ठीक है, तो पी से पीक फैक्टर, एम से मैक्सिमम वैल्यू और आर से आरएमएस वैल्यू। और इससे पहले मैंने सूत्र बताया था फरा एफ आर ए। ठीक है, एफ से फॉर्म फैक्टर और आर से आरएमएस वैल्यू, एम से मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखो इसे श्रृंगमान भी कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या है? श्रृंगमान, शीर्ष गुणांक, अधिकतम गुणांक, इन नामों से जाना जाता है। इसे केपी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र इसका हो गया बी मैक्स बटे बी आर एम एस। अब देखो, चूंकि बी मैक्स का मान होता है रूट टू बी आर एम एस, और बी आर एम एस का मान कितना हो जाएगा? देखो इसी वाले सूत्र से बी आर एम एस का मान कितना हो जाएगा? आर एम एस इधर रहने दिया तो ये रूट टू इसके बटे में चला गया, ये देखो यहाँ बटे में चला गया। ठीक है, तो ये भी इसका सूत्र हो गया। अब देखो, केपी का गणितीय मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं? देखो, केपी बराबर होता है बी मैक्स बटे बी आर एम एस। ठीक, तो बी मैक्स बटे आर एम एस की जगह हमने जो मान था वो बी मैक्स के रूप में रख दिया, ये वाली वैल्यू ऐसे। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, अभी इससे पहले वाले में भी यही बता रहा था कि यदि यदि हमको 1/2 पूरे का बट्टा 3/4 दिया हो तो हम इसको कैसे हल करते हैं? ऐसे हल करते हैं, 1/2 और ये नीचे वाला ऊपर जाकर उल्टा हो जाता है, 4/3 हो जाता है, तो ये 4/6 आता है। ठीक इसी प्रकार इसको हल करेंगे हम, तो ऊपर वाला ज्यों की त्यों लिखा रहने देंगे, ये वाला जो है ये ऐसा ही लिखा रहने देंगे। देखो यहाँ पर ऐसा ही लिखा रहने दिया मैंने, उसके बट्टे में 1 मान लिया, कुछ नहीं माना, तो नीचे वाला जाके पलट गया। जब पलट जाएगा तो रूट टू ऊपर पहुंच जाएगा और बी मैक्स नीचे आएगा। फिर बी मैक्स से बी मैक्स कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो क्या बचा? रूट टू बटे 1। तो 1 किसी के बटे में है या नहीं है, उसके कोई अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए इसका मान कितना आ गया? रूट टू, और रूट टू का मान होता है 1.414। ठीक, ये देखो यहाँ पर रूट टू का मान कितना होता है? 1.414। अब देख लो आगे, कोणीय वेग। फिर कोणीय वेग की परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी, कई बार इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो, एकांक समय अंतराल में कोणीय विस्थापन को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? रेडियन पर सेकंड। ये यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें हैं कि एकांक समय अंतराल के कोणीय विस्थापन को हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिखा है ये ओमेगा। ठीक है, ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई एफ। तो ठीक है, तो एफ बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 पाई एफ ऑन टी। एफ क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। अब देखो आवर्तकाल, ये वाला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। प्रत्यावर्ती राशि के एक पूर्ण चक्र द्वारा लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। मतलब यदि कोई राशि है, प्रत्यावर्ती राशि है, और एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय ले रही है, यहाँ से ये स्टार्ट हुई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से अगर दोबारा करेगी तो दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा ना यहाँ से। तो मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ये यहाँ से अगर हम देखेंगे गौर से, तो यहाँ से तो इसका दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से एक चक्कर पूरा करने में, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड। फिर तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? देखो, तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। एक पूर्ण तरंग की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। अभी देखो ये वाली एक पूर्ण तरंग हमने बताई यहाँ पर, ये जो टोटल समय लेती है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इसको तो हम आवर्तकाल कहते हैं। इसकी टोटल जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई है, इस कुल लंबाई को क्या कहते हैं? तो इस कुल लंबाई को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। इसको काय से प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फिर आया आवृत्ति, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख भी रखा है। आवृत्ति क्या होती है? प्रत्यावर्ती राशि के प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहलाती है। जो प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में जितने चक्कर पूरी करती है प्रत्यावर्ती राशि, उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, प्रतीक इसका एफ है। भारत में जो आवृत्ति है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। बाद जापान, अमेरिका आदि देशों में कितने हर्ट्ज की आवृत्ति प्रयोग की जाती है? तो 60 हर्ट्ज। ये प्रश्न भी बना था 2019 के यूपीपीसीएल टी2 के एग्जाम में। कालांतर या कलाकोण। कालांतर मतलब फेज एंगल या फेज डिफरेंस जिसको कहते हैं। दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का जो कोण होता है उसको कलांतर या फिर कलाकोण कहते हैं। जैसे देखो आर,
उदाहरण था। आर आर में क्या होता है, धारा आई और बी दोनों सेम फेज में होती हैं, तो प्रतिरोध में धारा व वोल्टेज में कोई कालांतर नहीं होता। ये यहाँ पे लिखा भी हमने, प्रतिरोध में धारा व वोल्टेज के बीच कोई कालांतर नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम फेज में होती हैं, एक ही लाइन में होती हैं, ठीक है। फिर आता है एल, मतलब इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, किससे, करंट से। तो शुद्ध प्रेरक में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। चाहे तो ये कह लीजिए कि वोल्टेज 90 डिग्री धारा से आगे होता है, या फिर ये कह लीजिए कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। देखो यहाँ पर आई है और यहाँ पर बी है। चाहे तो आप ये कह लो कि बी धारा से 90 डिग्री आगे है, यहाँ से यहाँ तक का कोण होगा 90 अंश। चाहे आप ये कह लो कि जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, ठीक। अगला देखो, मैं फेज डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। फिर आया सी, आर के बारे में समझ लिया, एल के बारे में समझ लिया, सी के बारे में समझ लिया। सी में क्या होता है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। तो शुद्ध संधारित्र में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, अर्थात धारा व वोल्टेज के बीच कितना अंश का कोण होगा, 90 अंश का। अगला देखो, अब आया प्रतिघात, जिसको हम अंग्रेजी में रिलक्टेंस कहते हैं। ये ऊर्जा संग्रह करने वाले अवयवों, मतलब जो बे अवयव जो ऊर्जा को स्टोर करते हैं, संधारित्र व प्रेरक। कैपेसिटर ऊर्जा को स्टोर नहीं करता, ये उसका क्षय करता है। सॉरी, कैपेसिटर नहीं, रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस, ऊर्जा का स्टोर नहीं करता, ये उसको खत्म करता है, ऐसे समझ लीजिए। संधारित्र व प्रेरक क्या है, ये ऊर्जा को स्टोर करते हैं, जो धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। कैपेसिटर और इंडक्टर में एक गुण होता है, जो धारा के मार्ग में क्या करते हैं, जो धारा अगर बदल रही है तो उसके परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। इसका मात्रक ओम है और इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार की होती है। देखो, प्रतिघात भी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है प्रेरणिक प्रतिघात और एक होती है धारिता प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, और इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका प्रतीक होता है एक्सएल, सफिक्स में है ये, और यहाँ पर ये एक्स ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग सूत्र हैं। देखो, अगर एल आए, एल सबसे पहले याद रखिए कि सी और एल में सी पहले आएगा। तो जब हम बचपने में होते हैं, सबसे पहले नीचे होते हैं, फिर नीचे से ऊंचे होते चले जाते हैं। अगर आप विकास अपना कर रहे हैं स्वयं में, तो चूंकि पहले सी आएगा तो सी मतलब नीचे, तो वही 1/2 पाई एफ सी, या फिर 2 पाई एफ सी टोटल की जगह 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं। और एक्सएल की बात आए तो 2 पाई एफ एल, ठीक है। दोनों के सूत्र ये हैं। इनमें कन्फ्यूजन होता है, कई बार ऐसा लगता है कि यार सही क्या होगा, विकल्प में दे दिया होता है कि एक्सएल बराबर पूछ लिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा बताइए सही कौन सा है, एक्सएल बराबर 1/2 पाई एफ एल या फिर 2 पाई एफ एल। तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए बता दे रहा हूँ कि एक्स क्या करिए, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो सी और एल को लिख लीजिए। याद करिए, सी पहले आता है अल्फ़ाबेट में या फिर एल, तो सी पहले आता है। सी मतलब पहले आने वाला जो अक्षर होगा वो नीचे होगा, ये याद कर लीजिए। तो पहले आने वाला सी मतलब नीचे, मतलब 1 के बटे में, और एल मतलब ऊपर, ठीक है। प्रतिबाधा, जिसको हम अंग्रेजी में इम्पीडेंस कहते हैं, ये प्रतिरोध आर व प्रतिघात का सदिश योग होता है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। ये वाला सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इसका सूत्र है, जेड बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स क्या है, एक्स इन दोनों का सदिश योग है, एक्स एल प्लस एक्स सी का टोटल, ठीक है। अब चालक तत्व या संवाहक तत्व जिसको हम कहते हैं, ये प्रतिरोध आर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक मोह अथवा साइमन होता है। मोह क्या होता है, ओम का जस्ट उल्टा, ठीक है। चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह के लिए सहायता प्रदान करता है, चालक तत्व कहलाता है। फिर देखो आता है अनुकायरता, जिसको हम ससेप्टेंस कहते हैं, ठीक है। ससेप्टेंस क्या होती है, ये जो रिएक्टेंस अभी हमने पढ़ा उसका व्युत्क्रमानुपाती होती है। रिएक्टेंस पढ़ा हमने, प्रतिघात, जिसको हम एक्स कहते हैं, इसका जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोह होता है, चूंकि रिएक्टेंस का मात्रक ओम था, ठीक है। तो ओम का जस्ट उल्टा क्या होगा, मोह। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रेरणिक अनुकार्यता और एक होती है संधारित्र अनुकार्यता। इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसीलिए इसके सफिक्स में एल आएगा, बी सफिक्स में एल और बी सफिक्स में सी। इनका देखो सूत्र यहाँ पर है। फिर देखो प्रवेशता है, प्रवेशता क्या होती है, एडमिटेंस। ये प्रतिबाधा जेड का विलोमानुपाती होती है, किसके, जेड का विलोमानुपाती होती है। इसे जेड से प्रदर्शित, बाई से प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पर बाई। इसका मात्रक क्या है, तो मोह है, ठीक है। देखो प्रवेशता,
प्रवेशता को हम बाई से प्रदर्शित करते हैं और ये व्युत्क्रमानुपाती होती है जेड के। जेड अभी हमने बताया क्या होता है, प्रतिबाधा। इसके लिए एक सूत्र ये है, बाई बराबर अंडर रूट 1/r² प्लस 1/x²। ठीक, देखो बाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/r मतलब जी, देखो 1/r मतलब जी और 1/x मतलब बी। ठीक है, तो उससे ये वाला सूत्र भी इसी वाले सूत्र से सृजित हुआ है। शुद्ध प्रतिरोधी परपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, 1। ये देखो एक एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है। शुद्ध प्रतिरोधी परपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, 1 बार रिपल फैक्टर 0 होता है। तो शक्ति गुणांक और रिपल फैक्टर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये भी याद रखिए। शुद्ध शक्ति संधारित्र और शुद्ध प्रेरक में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 0, और रिपल फैक्टर क्या होता है इनका, 1। जबकि रेजिस्टेंस के केस में इससे पहले आपको बताया इनका उल्टा होता है। देखिए, इंडक्टर के लिए रिपल फैक्टर 1 पश्चिमगामी होगा और कैपेसिटर के लिए रिपल फैक्टर 1 अग्रगामी होगा। रिपल फैक्टर को साइन फाई से प्रदर्शित करते हैं। कई बार यही पूछ लिया जाएगा, रिपल फैक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो साइन फाई, साइन फाई से। देखो यहाँ तक तो थी इसकी थ्योरी, और आज ज़्यादा लंबी मुझे क्लास लानी नहीं थी, चूँकि मुझे इस क्लास में यही पूछना था आपसे कि क्लास इस प्रकार की आपको थ्योरी से रिलेटेड क्लास चाहिए ना चाहिए। बाकी देखो इसमें मैंने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं, 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक जया विक्रीय एसी थ्योरी के चैप्टर क्वेश्चन है। एक जया वक्रीय मतलब साइनोसोडियल एसी वोल्टता का शिखर मान 220 वोल्ट है, तब आरएमएस मान ज्ञात करो। ये इसरो में पूछा गया था 10/2/2019 को। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं। अगर आप पे प्रश्न आता है तो वीडियो को कर दीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हल कीजिए और फिर इनमें से अपना आंसर देखिए। नहीं आता है तो आप आगे देखिए। देखो हम जानते हैं, हमने बताया था कि बी आर एम एस बराबर क्या होता है, bm/√2। बी एम का मान दिया है हमको 220 वोल्ट, बी आर एम एस हमको क्या है, ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, इसी वाले सूत्र में देखो, इसी वाले सूत्र में ये बी एम का मान जो हमको दिया था वो मान यहाँ रखा और √2 नीचे। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो क्या क्या हुआ, देखो ये इस प्रकार से आ गया। अगर आपने हाई स्कूल सही से किया है तो इसको बोलते हैं परमेयकरण। अंडर रूट टू से ऊपर नीचे गुणा करने पर, ये लिखा है हमने, अंडर रूट 2 से गुणा भाग करने पर ये आ गया। अब देखो जब 2 बार अंडर रूट की गुणा होती है, जैसे अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। ऐसे ही अगर अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो आप बताइए अगर अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से गुणा की जाएगी तो बराबर में कितना आएगा। ठीक, तो देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा आपस में की गई तो ये किस में तब्दील हो गए, ये बदल गए 2 में। और ऊपर से कितना है, 220 गुणा अंडर रूट 2। तो देखो अब इस 2 से इन 220 को काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 0 110√2। तो आंसर कितना हो गया, 110√2। 110√2 विकल्प बी सही है। अगर देखो पहले तो यही विकल्प में दिया है, अगर ये विकल्प में नहीं दिया होता तो हम क्या करते, √2 का मान रख के फिर गुणा करते, फिर जो वैल्यू आती उसको सही आंसर मान लेते। मुझे उम्मीद है कि ये आंकिक प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। एक प्रश्न और कराऊंगा, बाकी आप बताएंगे कि हमको क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसी प्रकार की आगे और ज़्यादा क्लासें लाई जाएंगी। अगर आप सार्थक इसका रिव्यू देते हैं तो आपसे अनुरोध है कि ज़रूर और ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। अगला है देखो, प्रेरक लोड के आर पार अनुप्रयुक्त एसी वोल्टता की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरक प्रतिघात का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने कहा देखो, हम जानते हैं, पहले क्वेश्चन समझो सही से कि प्रेरक लोड है, अगर कोई ऐसा लोड है, इंडक्टिव लोड है, उसके आर पार जो वोल्टेज है उसकी आवृत्ति अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका जो एक्सएल है उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रैखिक रूप से बढ़ता है, रैखिक रूप से घटता है, अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति के वर्ग के अनुपात में बढ़ता है। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक सूत्र बताया था, एक्सएल, ये एक्सएल की बात कर रहा है। अब बताओ एक्सएल के लिए सही क्या होगा, 1/2 पाई एक्सएल एफ एल, या फिर बराबर में 2 पाई एफ एल। तो देखो ऐसे अगर कहीं भी फंसो तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सी बना लोगे और एल बना लोगे। तो सी वाला तो इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं पूछा है, कोई बात नहीं। देखो सी आता है पहले, पहले मतलब नीचे, और एल आता है बाद में। तो एल बना मतलब बराबर। तो देखो नीचे वाला तो हो गया गलत, सही कौन सा हुआ, बराबर वाला। ठीक है, तो देखो एक्सएल का जो संबंध आवृत्ति एफ से है वो सीधे समानुपाती है, मतलब रैखिक रूप से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, रैखिक रूप से बढ़ता है। देखो हमने यहाँ पर हल भी दिखाया है, रैखिक रूप से बढ़ता है। क्यों, क्योंकि एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। जब एक्सएल का मान बढ़ेगा अगर हम एफ के मान को बढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगे
क्लास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही क्लासें और लाता रहूँगा, अगर आपका सार्थक और अच्छे कमेंट आते हैं तो। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और क्लासों में। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।